नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी यह स्पेशल कक्षा 12 स्पेशल जो क्लास होगी दोस्तों वह कक्षा 12 के लिए होगी। किस क्लास के लिए दोस्तों? तो कक्षा 12 के लिए। ठीक है दोस्तों, कक्षा 12 जो विषय होगा दोस्तों वह क्या होगा? रसायन विज्ञान। जो विषय होगा दोस्तों वह क्या होगा? रसायन विज्ञान। और जो अध्याय होगा दोस्तों हमारा चैप्टर वो क्या होगा? जैव अणु। आज का जो चैप्टर होगा दोस्तों वह क्या होगा? जैव अणु। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जैव अणु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों यह जो क्लास है यह कक्षा 12 के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड देखते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोड क्या है दोस्तों? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों आज की जो ऑफलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण गुणांक पॉलीहाइड्रॉक्स एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड के कई अणु देते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रॉक्स एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड के कई अणु देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं मोनोसेक्राइड को समझते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों मोनोसेक्राइड, तो दोस्तों मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जो मोनोसेक्राइड है यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं मोनोसेक्राइड क्या होते हैं तो वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों अभी हम लोग इस क्लास से संबंधित यानी कि जो जैव अणु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इसी क्लास में देखेंगे। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे दोस्तों जिससे कि आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, यह जो क्लास है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आप सभी लोग एक बार इस क्लास को जरूर शेयर कर दें दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों शर्कराएं तथा अशर्कराएं क्या हैं, इनके भौतिक तथा प्रत्येक के दो उदाहरण को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात किया जाए दोस्तों शर्कराएं क्या होती हैं तो वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय होते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय होते हैं शर्कराएं। हाँ दोस्तों, शर्कराएं क्या होती हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में क्या होते हैं? मीठे तथा जल में विलेय होते हैं, शर्कराएं कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों,
हाँ दोस्तों, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। शर्कराएं सामान्यतः क्रिस्टलीय होती हैं। शर्कराएं क्या होती हैं दोस्तों? सामान्यतः क्रिस्टलीय होती हैं। सभी मोनोसेक्राइड तथा ऑलिगोसेक्राइड स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट आपके मोनोसेक्राइड तथा ऑलिगोसेक्राइड होते हैं दोस्तों, वो स्वाद में क्या होते हैं? तो वो स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अतः मोनोसेक्राइड तथा ऑलिगोसेक्राइड सामान्यतः शर्कराएं कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अतः मोनोसेक्राइड तथा ऑलिगोसेक्राइड सामान्यतः शर्कराएं कहलाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये दोस्तों क्या है? ये शर्कराएं हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये दोस्तों क्या है? शर्कराएं हैं। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं दोस्तों कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। बताएं ग्लूकोज क्या का अणुसूत्र क्या होता है, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग दोस्तों अशर्कराएं को समझते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों अशर्कराएं, तो अशर्कराएं क्या होती हैं दोस्तों? वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद रहित पॉलीसेक्राइड जो जल में अविलेय होते हैं। स्वाद रहित पॉलीसेक्राइड जो जल में क्या होते हैं दोस्तों? अविलेय होते हैं, अशर्कराएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अशर्कराएं कहलाते हैं। ठीक है, अशर्कराएं सामान्यतः क्रिस्टलीय होती हैं। जो अशर्कराएं होती है दोस्तों, वो क्या होती हैं? सामान्यतः अक्रिस्टलीय होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर बात करते हैं तो स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया आदि। ठीक है दोस्तों, जो अशर्कराएं होती हैं वो क्रिस्टलीय यानी कि क्या होती हैं? अक्रिस्टलीय होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होती हैं? अक्रिस्टलीय होती हैं। जैसे बात करते हैं दोस्तों स्टार्च, सेलुलोज आदि। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, और यह अभी आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो प्रश्न है दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से, हाँ दोस्तों, यह जो प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लिपिड क्या है, इनके मुख्य कार्य क्या है? लिपिड क्या है, इनके मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों लिपिड क्या होते हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों, लिपिड क्या होते हैं? वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। उन्हें किनके अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? तो उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। लिपिड जल में क्या होते हैं दोस्तों? लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं। लिपिड जल में क्या होते हैं दोस्तों? अविलेय कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार हम लोग इसको पुनः समझ लेते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों लिपिड क्या होते हैं, तो लिपिड वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों लिपिड जल में क्या होते हैं दोस्तों? लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों जैसे आपका ईथर, क्लोरोफॉर्म, और आप सभी लोग एक बार क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र बताएं दोस्तों, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। क्लोरोफॉर्म का आप सभी लोग अणुसूत्र बताएं दोस्तों। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करें। और दोस्तों अभी हम लोग इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लास्ट में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट में इससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ईथर जो आपका कार्बनिक विलायक हो, जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म में क्या है तो दोस्तों यह विलय होता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण लिपिड इस प्रकार हैं। जैसे अगर बात करते हैं दोस्तों वसा और तेल, जैसे दोस्तों क्या है? वसा और तेल, फास्फोलिपिड, स्टेरॉयड, टर्पीन्स, ये सब क्या है दोस्तों? कुछ महत्वपूर्ण लिपिड्स हैं। ये दोस्तों क्या हैं? कुछ महत्वपूर्ण लिपिड्स हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग लिपिड्स के कार्य को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं लिपिड्स के कार्य, तो लिपिड्स के कार्य क्या है दोस्तों? लिपिड्स का पहला कार्य क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। लिपिड का कार्य क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को क्या करना दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करना। यह लिपिड का पहला कार्य है।
ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों दूसरे कार्य की लिपिड के, तो लिपिड क्या करता है दोस्तों, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। लिपिड क्या करता है दोस्तों, लिपिड शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। लिपिड क्या करता है दोस्तों, लिपिड शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है। और तीसरे अगर गुण की बात करते हैं, सॉरी दोस्तों, तीसरे अगर कार्य की बात करते हैं लिपिड के, तो इसका स्टेरॉयड कोशिका झिल्ली के घटक है। स्टेरॉयड कोशिका झिल्ली के घटक है। ठीक है दोस्तों। और चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, ये हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को क्या करते हैं दोस्तों, नियंत्रित करते हैं। जो लिपिड होते हैं दोस्तों, ये हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है। ठीक है। चलिए एक बार हम लोग इसको पुनः समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों लिपिड के कार्य क्या होते हैं, तो पहला कार्य क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में लिपिड क्या करता है दोस्तों, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लिपिड क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर लिपिड का कार्य क्या होता है दोस्तों, लिपिड शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। लिपिड क्या करता है दोस्तों, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, स्टेरॉयड कोशिका झिल्ली के घटक है। जो स्टेरॉयड होता है दोस्तों, यह क्या है, कोशिका झिल्ली के घटक है। तीसरे अगर पॉइंट की बात किया जाए दोस्तों, तो ये हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है। कौन दोस्तों, लिपिड। ठीक है। तो क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके बताएं दोस्तों, और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है, तो दोस्तों वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा क्या करती है दोस्तों, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है। वसा क्या करती है दोस्तों, पहले नंबर तो यह वसा शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा नंबर दोस्तों क्या है, दूसरा नंबर यह है दोस्तों, जो वसा होती है यह कोमल शरीर के कोमल भागों की क्या करती है दोस्तों, रक्षा करती है। शरीर के कोमल भागों की क्या करती है दोस्तों, रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जो वसा होती है दोस्तों, यह सर्दी गर्मी से शरीर को बाहरी, जैसे सर्दी गर्मी से बचाती है। ठीक है दोस्तों। वसा का और महत्व क्या है दोस्तों, वसा शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। ठीक है दोस्तों। वसा क्या करता है दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करता है तथा शरीर के कोमल भागों की रक्षा करता है और शरीर के बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। ठीक है दोस्तों, शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो एक बार आप सभी लोग थंबनेल करके बताएं दोस्तों क्या क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम लोग मौलिक परीक्षण क्या है इसके बारे में जानते हैं। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक परीक्षण क्या है। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों मौलिक परीक्षण क्या होता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। जो मौलिक परीक्षण है दोस्तों, यह क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। ठीक है दोस्तों। यह एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 मिलीलीटर अल्फा एंथैल्प का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बनता है। ठीक है दोस्तों। यही परीक्षण कौन सा परीक्षण कहलाता है दोस्तों, तो यही परीक्षण मौलिक परीक्षण कहलाता है। कौन सा परीक्षण कहलाता है दोस्तों, मौलिक परीक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग इसको एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मौलिक परीक्षण क्या है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, बताएंगे कि यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। मौलिक जो परीक्षण है दोस्तों, यह किसका परीक्षण है, तो यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है, एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन ले लेते हैं। एक परख नली लेते हैं दोस्तों, मान के चलिए यह क्या है दोस्तों, यह एक परख नली है। ठीक है दोस्तों, यह एक क्या है, परख नली है। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए यह एक क्या है दोस्तों,
परख नली है। अब इस परख नली में दोस्तों क्या करते हैं, अब इस परख नली में क्या करते हैं दोस्तों, ग्लूकोज का जलीय विलयन लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ग्लूकोज का जलीय विलयन ले लेते हैं और दोस्तों उसमें क्या करते हैं, 2 मिलीलीटर अल्फा एंथैल्प का एल्कोहलिक विलयन मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में, ठीक है, और उसमें कुछ बूंद क्या करते हैं दोस्तों, H2SO4 की डालते हैं। क्या दोस्तों, शान सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डालते हैं दोस्तों, H2SO4 शान सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ बूंद शान सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की बूंदें डालने पर दो द्रवों के बीच क्या होता है दोस्तों, बैगनी रंग का वलय बनता है। यही परीक्षण क्या कहलाता है दोस्तों, मोलिस परीक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या क्लियर हो चुका दोस्तों? अगर क्लियर हो चुका हो दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके बताएं। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करके बताएं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी हम लोग इससे संबंधित बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लास्ट में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास है। जो आज की क्लास है दोस्तों, यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करें समीकरण द्वारा समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करें दोस्तों समीकरण द्वारा समझते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों, इनुलिन डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त कर, इनुलिन डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त कर एक प्रकार का स्टार्च है। क्या है दोस्तों, इनुलिन, यह एक प्रकार का स्टार्च है। और किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो डहेलिया के पौधे की गांठों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं दोस्तों, इनुलिन लेते हैं दोस्तों और क्या करते हैं, तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित कराते हैं। ठीक है दोस्तों, इनुलिन लेते हैं और तनु H2SO4 के साथ क्या करते हैं दोस्तों, जल अपघटित कराने पर फ्रक्टोज क्या होता है दोस्तों, फ्रक्टोज औद्योगिक मात्रा में बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं हम, जल अपघटित करने पर फ्रक्टोज औद्योगिक मात्रा में बनता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर क्या है दोस्तों, इनुलिन है और इधर आपका क्या है दोस्तों, जल है। और उत्प्रेरक के रूप में आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, कि शान सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, और किसका निर्माण हुआ दोस्तों, तो फ्रक्टोज का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करें आपको क्लियर हो चुका दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा मुझे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप सभी लोग थंबनेल करके बताएं दोस्तों क्या क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन का कार्य क्या होता है। पहले हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि प्रोटीन हमें किन पोषक पदार्थों से मिलता है। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग प्रोटीन को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण स्रोत को जानेंगे, फिर इसके महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रोटीन के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि सर्वाधिक प्रोटीन किस पदार्थ से प्राप्त होता है। आप लोग कमेंट करें दोस्तों, सर्वाधिक प्रोटीन किस पदार्थ से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। चलिए हम लोग चलते हैं, यानी कि प्रोटीन के मुख्य कार्य को देखते हैं और इसके स्रोत को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन का स्रोत, तो प्रोटीन का स्रोत दोस्तों क्या है, दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस, सोयाबीन, ये सब क्या हैं दोस्तों, ये सब क्या हैं, तो ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं दोस्तों। ये सब क्या हैं, ये सब आपके प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, इनसे क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों हम लोग इसको समझने से पहले एक मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों, जितना कठिन संघर्ष होगा, जितनी कठिन मेहनत होगी दोस्तों, जितना कठिन संघर्ष होगा दोस्तों, जीत उतनी शानदार होगी।
जीत उतनी क्या होगी दोस्तों, शानदार होगी। परिणाम क्या होगा दोस्तों, उतना ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या समझ रहे थे दोस्तों, प्रोटीन। अगर बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। ये सब क्या हैं दोस्तों, ये सब आपके प्रोटीन के प्रमुख तत्व हैं। ये क्या हैं दोस्तों, प्रोटीन के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग अब प्रोटीन के महत्व को जानते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन का महत्व, तो दोस्तों प्रोटीन के महत्व क्या होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, जो प्रोटीन होता है यह हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या होता है दोस्तों, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रोटीन होता है यह हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या होता है दोस्तों, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण भी करता है। ठीक है दोस्तों, तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को ठीक करता है। जो आपका प्रोटीन होता है दोस्तों यह क्या करता है, पुरानों ऊतकों की, जो पुराने ऊतक होते हैं दोस्तों उनकी टूट फूट की मरम्मत करता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, परंतु यह कार्य कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होता है। यह जो कार्य करता है दोस्तों ऊर्जा प्रदान करने का, यह क्या करता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में करता है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने का। ठीक है, प्रोटीन संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। प्रोटीन जो होता है दोस्तों यह संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं प्रोटीन, तो ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून आदि का पीएच मान भी ठीक रखता है। जो प्रोटीन होता है दोस्तों यह क्या करता है सॉरी दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून का क्या करता है दोस्तों, उसका पीएच मान ठीक रखता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है, जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तब HCl मतलब दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा एमिनो अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तब क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा एमिनो अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं और ये अम्ल रुधिर वाहिकाओं द्वारा रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अम्ल रुधिर वाहिकाओं द्वारा रुधिर में क्या होते हैं दोस्तों, अवशोषित हो जाते हैं। रुधिर में क्या होते हैं दोस्तों, अवशोषित हो जाते हैं और रुधिर के प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। रुधिर के प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, जहां ये नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस कार्य के अतिरिक्त प्रोटीन विभिन्न एंजाइम संश्लेषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कार्य के अतिरिक्त प्रोटीन जो होता है दोस्तों वह विभिन्न एंजाइम संश्लेषण का कार्य भी करता है और शरीर को संक्रमण से बचाता भी है। ठीक है दोस्तों, जो प्रोटीन है यह शरीर के संक्रमण यानी कि शरीर को संक्रमण से क्या करता है दोस्तों, बचाता भी है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा दोस्तों प्रोटीन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों अब हम लोग ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर को जानते हैं और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। ठीक है दोस्तों, इधर आपका ग्लूकोज है, इधर आपका फ्रक्टोज है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इनके अंतर को समझते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों ग्लूकोज, तो इसे अंगूर
की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों फ्रक्टोज, तो इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है। जो फ्रक्टोज है दोस्तों, इसे क्या किया जाता है? फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो ग्लूकोज है दोस्तों, इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए पहला पॉइंट ग्लूकोज में क्या दोस्तों आपने देखा कि इसे ग्लूकोज की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? ग्लूकोज को। ठीक है। और फ्रक्टोज को दोस्तों क्या किया जाता है? इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलिए आइए अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों ग्लूकोज, तो ग्लूकोज यह 6 सदस्यीय वलय होता है। ग्लूकोज कैसा होता है दोस्तों? तो ग्लूकोज 6 सदस्यीय वलय होता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों फ्रक्टोज, तो यह दोस्तों क्या होता है? 5 सदस्यीय वलय होता है। यह कैसा सदस्य होता है दोस्तों? तो यह 5 सदस्यीय वलय होता है। जो फ्रक्टोज होता है दोस्तों, यह कैसा सदस्य होता है? तो यह 5 वलयी या 5 वलय, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 सदस्यीय वलय होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसके तीसरे पॉइंट को समझते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो कहता है ग्लूकोज का, क्या कह रहा है दोस्तों? यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। ठीक है दोस्तों। जो ग्लूकोज है, यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं फ्रक्टोज, तो यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं है। कौन दोस्तों? फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है दोस्तों, यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए चौथे पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। यह कम लिपोजेनिक है। जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, यह क्या होता है? कम लिपोजेनिक होता है। ठीक है दोस्तों। और जो फ्रक्टोज होता है दोस्तों, यह क्या होता है? यह अधिक लिपोजेनिक होता है। जो फ्रक्टोज होता है दोस्तों, यह अधिक लिपोजेनिक होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आइए अब हम लोग 5वें पॉइंट को देखते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करके अपनी संख्या को और बढ़ाएं। दोस्तों एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर शेयर करके दोस्तों अपनी संख्या को और बढ़ाएं। दोस्तों अगर बात करते हैं दोस्तों ग्लूकोज, तो ग्लूकोज यह कम वसा का उत्पादन करता है। जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, यह कम वसा का क्या करता है दोस्तों? उत्पादन करता है। जो ग्लूकोज है दोस्तों, यह क्या करता है? यह कम वसा का क्या करता है दोस्तों? उत्पादन करता है। जो ग्लूकोज है दोस्तों, यह कम वसा का क्या करता है दोस्तों? उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों फ्रक्टोज, तो यह अधिक वसा का क्या करता है दोस्तों? उत्पादन करता है। जो फ्रक्टोज है दोस्तों, यह अधिक वसा का क्या करता है दोस्तों? उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप सभी को यह क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों ग्लूकोज, तो इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। किसे दोस्तों? ग्लूकोज। और जो फ्रक्टोज है दोस्तों, इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो ग्लूकोज होता है, यह 6 सदस्यीय वलय होता है। और जो फ्रक्टोज है दोस्तों, यह 5 सदस्यीय वलय होता है। ठीक है। अगर बात करते हैं ग्लूकोज का अगला पॉइंट, तो यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। ठीक है दोस्तों। और जो फ्रक्टोज है, यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है दोस्तों। और ग्लूकोज की अगर बात करते हैं, तो यह कम लिपोजेनिक होता है। और जो फ्रक्टोज होता है दोस्तों, यह अधिक लिपोजेनिक होता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, तो यह कम वसा का उत्पादन करता है। कौन दोस्तों? ग्लूकोज। और जो फ्रक्टोज होता है, यह अधिक वसा का क्या करता है दोस्तों? उत्पादन करता है। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल, तो यह दोस्तों जो पॉइंट है, यह आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य को आइए अब हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन तथा
अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। कौन कौन दोस्तों? तो पहला आपका होता है डीएनए। पहला क्या होता है दोस्तों? डीएनए। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? आरएनए। दूसरा क्या होता है दोस्तों? आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या है दोस्तों? पहला नंबर आपका होता है डीएनए और दूसरा नंबर क्या दोस्तों? आरएनए। ठीक है, और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी है, डीएनए का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वह क्या होता है? डीऑक्सी। क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सी। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों आरएनए का क्या नाम होता है? तो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। किसका होता है दोस्तों? आरएनए का होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आपने जाना दोस्तों डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा दोस्तों क्या होता है? आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग एक बार इस कमेंट करके बताएं दोस्तों कि डीएनए की द्विगुणित मॉडल किसने प्रस्तुत किया। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि डीएनए का द्विगुणित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है डीएनए की जो डीएनए है दोस्तों उसकी द्विकुंडलित संरचना किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दोस्तों वाटसन तथा क्रिक ने प्रतिपादित किया था। किसने दोस्तों? वाटसन तथा डीएनए का द्विगुणित मॉडल किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो वाटसन तथा क्रिक ने दोस्तों। किसने दोस्तों? वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लिक अम्लों के 2 महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है दोस्तों, तो न्यूक्लिक अम्ल अगर बात करते हैं डीएनए, तो डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। जो डीएनए होता है दोस्तों यह क्या होता है? आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है, अतः इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में भी जाना जाता है। किसे दोस्तों? डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है, अतः इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में जाना भी जाता है। ठीक है दोस्तों, डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, जो डीएनए होता है यह लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न जातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं आगे, तो कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका विभाजन होता है दोस्तों उस समय कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु स्वप्रतिकरण में समक्ष होता है तथा पुत्री कोशिका में समान डीएनए रज्जु का अंतरण होता है। ठीक है दोस्तों, पुत्री कोशिका में समान डीएनए रज्जु का क्या होता है दोस्तों? अंतरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला कार्य आपको न्यूक्लिक अम्ल का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग दूसरे कार्य को समझते हैं।
दोस्तों अगर बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल आप जानते हैं कि डीएनए तथा आरएनए होते हैं दोस्तों। कौन कौन होते हैं? डीएनए तथा आरएनए। ठीक है दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण, वास्तव में जो होता है दोस्तों कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण वह किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो वह आरएनए अणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? आरएनए अणुओं द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का संदेश डीएनए में अनुपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों। जो प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है वह दोस्तों किसका होता है? अगर बात करते हैं तो आरएनए का होता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण का जो संदेश है दोस्तों वह डीएनए में अनुपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग डीएनए तथा आरएनए में उपस्थित विभिन्न रासायनिक घटक को समझते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों डीएनए, तो जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों कि डीएनए में जो आपका फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार, ये दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं दोस्तों? प्यूरिन होते हैं। एक क्या होते हैं दोस्तों? पिरामिडीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक आपका प्यूरिन होता है और एक आपका क्या होता है दोस्तों? पिरामिडीन होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कौन कौन सा नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार प्यूरिन होता है, तो कौन कौन सा होता है दोस्तों? एडेनिन और गुआनिन। कौन कौन सा होता है दोस्तों? एडेनिन और गुआनिन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पिरामिडीन क्या कौन कौन सा होता है नाइट्रोजनी क्षार, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? थायमिन और साइटोसिन। क्या बताएंगे दोस्तों? थायमिन और साइटोसिन। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों अब आरएनए, तो आरएनए का पूरा नाम तो पता ही है दोस्तों आप सभी लोगों को, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल, राइबोस और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार। ठीक है दोस्तों। क्या क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल, राइबोस और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करते हैं नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्यूरिन होता है, एक पिरामिडीन होता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्यूरिन कौन कौन सा होता है क्षार, तो आप क्या बताएंगे? एडेनिन और गुआनिन। क्या बताएंगे दोस्तों? एडेनिन और गुआनिन। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि पिरामिडीन कौन कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में होता है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? यूरेसिल और साइटोसिन। क्या बताएंगे दोस्तों? यूरेसिल और साइटोसिन। क्या बताएंगे दोस्तों? यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है दोस्तों। तो क्लियर हो चुका होगा। आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लें तो हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। हाँ, आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। हाँ, चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर, दोस्तों डीएनए तथा आरएनए में अंतर मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी है। तो आइए हम लोग इस क्लास में भी डीएनए तथा आरएनए को समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों डीएनए, जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी है दोस्तों, और आरएनए में अंतर आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों डीएनए, तो डीएनए में क्या होता है दोस्तों? इसमें उपस्थित शर्करा कौन सी होती है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आरएनए में कौन सी शर्करा होती है दोस्तों, तो राइबोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है दोस्तों? राइबोज शर्करा होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरे अंतर को समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं। जो डीएनए होता है दोस्तों इसमें साइटोसिन तथा थायमिन पिरामिडीन क्षारकों के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों। जो नाइट्रोजनी क्षार होता है यह किसके रूप में? पिरामिडीन क्षारकों के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों आरएनए, तो आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल यह पिरामिडीन क्षारकों के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों। आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरामिडीन क्षारकों के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। डीएनए कैसा होता है दोस्तों? तो डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है। और आरएनए जो दोस्तों यह कैसा होता है? तो यह एकल कुंडलित, यह एक कुंडलित होता
है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो संरचना होती है यह कैसी होती है दोस्तों, तो एक कुंडलित होती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। जो डीएनए अणु होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, अत्यधिक विशाल होते हैं। जो डीएनए अणु होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, अत्यधिक विशाल होते हैं। और जो आरएनए अणु होते हैं दोस्तों वह अपेक्षाकृत क्या होते हैं दोस्तों, छोटे होते हैं। अपेक्षाकृत क्या होते हैं दोस्तों, तो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। जो डीएनए अणु होते हैं दोस्तों वह अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करते हैं दोस्तों लिपिड्स, क्या होते हैं लिपिड्स दोस्तों, आइए हम लोग इसको समझते हैं। आइए दोस्तों हम लोग लिपिड्स के स्रोत को देखते हैं। लिपिड्स के स्रोत क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो लिपिड के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं घी, चर्बी, वनस्पति तेल, मोम, प्राकृतिक रबड़, कोलेस्ट्रॉल, पादपों का रंग पदार्थ या ऐसे भी कह सकते हैं पादपों का रंग पदार्थ एवं गंध युक्त पदार्थ, स्टेरॉयड हार्मोन, वसा में घुलनशील विटामिन। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कौन कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन होती है, ए होती है, डी होती है, ई होती है, के होती है। ठीक है दोस्तों, वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन ए होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन ई होती है, विटामिन के होती है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, आप लोग सभी लोग बताएं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, बताएं आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों अगर बात करते हैं विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी। कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन डी, तो विटामिन डी का कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, हाँ विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, सूखा रोग। क्या होता है दोस्तों, सूखा रोग होता है। और इसे क्या कहा जाता है, रिकेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रिकेट्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, नपुंसकता रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, नपुंसकता, या भी यह कह सकते हैं दोस्तों जनन क्षमता में कमी। कौन सा रोग होता है दोस्तों, जनन क्षमता में कमी। कौन सा रोग होता है दोस्तों, जनन क्षमता में कमी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन के, तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का ना जमना। कौन सा रोग होता है दोस्तों, रुधिर का थक्का ना जमना। कौन सा रोग होता है दोस्तों, रुधिर का थक्का ना बनना, यह रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, रुधिर का थक्का ना बनना। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम लोग लिपिड्स के वर्गीकरण को समझते हैं। लिपिड्स का वर्गीकरण दोस्तों, अगर बात करते हैं लिपिड्स, तो लिपिड्स को निम्नवत वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं जो लिपिड्स होता है दोस्तों यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों, पहला आपका होता है क्या, सरल लिपिड। दूसरा क्या होता है दोस्तों, संयुक्त या संयुग्मित लिपिड। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, व्युत्पन्न लिपिड। लिपिड कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो लिपिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, सरल लिपिड, संयुक्त या संयुग्मित लिपिड, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, व्युत्पन्न लिपिड। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों सरल लिपिड क्या क्या होते हैं, तो सरल लिपिड आपके सामान्य या वास्तविक या उदासीन वसाएं होती हैं। जो सरल लिपिड होती है दोस्तों वह सामान्य, वास्तविक या उदासीन वसाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, जैसे सरसों, तिल, सूरजमुखी, जैतून आदि का तेल, ये क्या है दोस्तों, तो ये सब सरल लिपिड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सामान्य या वास्तविक या उदासीन वसाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों प्राकृतिक मोम, तो प्राकृतिक मोम के रूप में कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, तो सुबेरिन, लैनोनिन, ये क्या है दोस्तों, प्राकृतिक मोम के रूप में सरल लिपिड होती हैं। सुबेरिन होती है,
लीन होती है, ये सभी जो लिपिड है दोस्तों ये प्राकृतिक मोम के रूप में होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों संयुक्त लिपिड या संयुग्मित लिपिड की, तब ये दोस्तों क्या होती हैं, तो यह भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला आपका क्या होता है दोस्तों, तो पहला आपका फास्फोलिपिड, पहले किस नाम से जानेंगे दोस्तों, फास्फोलिपिड। उसके बाद दूसरा नंबर सिंफोलिपिड, किसके नाम से दोस्तों, सिंफोलिपिड के नाम से। अगर बात करते हैं दोस्तों फास्फोलिपिड क्या क्या होती हैं, तो आपका कौन कौन सी होती है दोस्तों, सिलाइथिन और होती है, सिलाइथिन होती है और सिफैलिन होती है। क्या होती है दोस्तों, सिलाइथिन होती है और आपकी क्या होती है दोस्तों, सिफैलिन होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सिफगोलिपिड कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो सिपोमाइलिन लिपिड होती है और आपकी ग्लाइकोलिपिड होती है। कौन सी लिपिड होती है दोस्तों, ग्लाइकोलिपिड, और आपकी कौन सी दोस्तों, सिफगोमाइलिन होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि व्युत्पन्न लिपिड क्या होती हैं, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों, व्युत्पन्न लिपिड कौन सी होती है, टार्पिन होती है। और का दोस्तों आपका अगला नंबर आइसोसाइनाइड, ये क्या है दोस्तों, व्युत्पन्न लिपिड है। ये दोस्तों क्या हैं, तो ये व्युत्पन्न लिपिड हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं व्युत्पन्न लिपिड क्या होते हैं, तो टर्पीन होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल है और हार्मोन। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, व्युत्पन्न लिपिड, जिसमें टार्पीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोसाइनाइड के अंतर्गत कौन कौन से व्युत्पन्न लिपिड है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, थम्ब्रोजन और आपका ल्यूकोट्राइरिन, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये व्युत्पन्न लिपिड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ग्लूकोज के उपयोग को देखेंगे, और जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लूकोज के उपयोग। ग्लूकोज के उपयोग क्या क्या होते हैं दोस्तों अभी हम लोग जैव अणु के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, और जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम लोग ग्लूकोज का सूत्र, पहले आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करें कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों। और यह जो क्लास है दोस्तों, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास है। और आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करके अपनी संख्या और बढ़ाएं दोस्तों, अपनी संख्या को आप सभी लोग और बढ़ाएं दोस्तों। चलिए अब हम लोग ग्लूकोज के उपयोग को समझते हैं। ग्लूकोज का अगर बात करते हैं दोस्तों अणुसूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वह क्या होता है दोस्तों, C6H12 क्या होता है दोस्तों, O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों, C6H12O6 होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग ग्लूकोज के उपयोग को जानते हैं दोस्तों। ग्लूकोज का पहला उपयोग क्या होता है दोस्तों, तो ग्लूकोज का जो उपयोग होता है दोस्तों, उसका प्रमुख उपयोग औषधि के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों ग्लूकोज का जो उपयोग है वह विटामिन सी के औद्योगिक संश्लेषण में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, हाँ स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है। किसकी कमी से, तो विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो ये तो आपको क्लियर हो चुका, क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो कौन सा रोग होता है, क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग। चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों जो ग्लूकोज का अगला कार्य होता है दोस्तों, वह क्या होता है, एथिल अल्कोहल के निर्माण में। ग्लूकोज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। और आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग एथिल अल्कोहल के अणुसूत्र को कमेंट करें दोस्तों, क्या होता है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों, बताएं। चलिए अब हम लोग चौथे पॉइंट को समझते हैं, फलों के परिरक्षण
में एवं जैम, जेली तथा मुरब्बे आदि बनाने में। फलों के परीक्षण में एवं जैम, जेली तथा मुरब्बे आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, तो उद्योगों में सस्ते अपचायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो उद्योगों में सस्ते अपचायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट, दुर्बल और रोगी मनुष्यों को आहार के रूप में, दुर्बल और रोगी मनुष्यों को आहार के रूप में या ऊर्जा प्रदान करने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। ये ग्लूकोज का महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? उपयोग। ठीक है दोस्तों। ये ग्लूकोज की क्या है दोस्तों? उपयोग। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें दोस्तों, और अपनी संख्या को और अधिक बढ़ाएं दोस्तों। चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यौगिकों का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टालेंस अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं, क्या होता है दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर बताएं। ग्लूकोज तथा सुक्रोज, फ्रक्टोज तथा सुक्रोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, ये सभी क्या होगा दोस्तों? आप सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। क्या होगा दोस्तों? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने है दोस्तों। इन्यूग्लिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, लैक्टोज। बताएं दोस्तों। यूग्लिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? दोस्तों अगर बात करते हैं इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? फ्रक्टोज। क्या होगा दोस्तों? फ्रक्टोज इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। क्या होगा दोस्तों? फ्रक्टोज। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। और यह क्लास जो दोस्तों है आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है दोस्तों। आप सभी लोग बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? स्टार्च की सेलुलोज की ग्लाइकोजन की ग्लूकोज। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, कमेंट करें दोस्तों। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? तो वह दोस्तों आपका क्या होगा? हाँ दोस्तों क्या होगा? सेलुलोज। क्या होगा दोस्तों? सेलुलोज इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बाईयूरेट परीक्षण नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बाईयूरेट परीक्षण नहीं देता है? क्या होगा आंसर बताएं दोस्तों। विकल्प आपका दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड, यूरिया, प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, कमेंट करें आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बाईयूरेट परीक्षण नहीं देता है? कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड, यूरिया, प्रोटीन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें।
बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं यूरिया, तो यूरिया का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? हाँ, यूरिया का अणुसूत्र क्या होता है? NH2। क्या होता है दोस्तों? हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग पहले, तब बताते हैं हम। पहले आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। कमेंट करें दोस्तों, यूरिया का अणुसूत्र क्या होगा दोस्तों? देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग। हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं यूरिया, तो यूरिया का जो अणुसूत्र होता है वह क्या होता है? NH2। क्या होता है दोस्तों? NH2CO NH2। यह क्या होता है दोस्तों? यूरिया का अणुसूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? NH2CO NH2। यह दोस्तों क्या होता है? यूरिया का अणुसूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। बताएं दोस्तों, सुक्रोज होगा कि स्टार्च होगा कि ग्लाइकोजन होगा कि फ्रक्टोज होगा? आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। हाँ, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ग्लाइकोजन। क्या होगा दोस्तों? ग्लाइकोजन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सबसे मीठी शर्करा। बताएं दोस्तों, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? और यह दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लूकोज है दोस्तों कि माल्टोज है कि फ्रक्टोज है कि सुक्रोज? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सबसे मीठी शर्करा है दोस्तों ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। हाँ, कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? तो वह दोस्तों क्या होगा? सुक्रोज। सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा है दोस्तों। क्या होती है? सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7, कैल्सीफेरॉल कहलाता है। कैल्सीफेरॉल कहलाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, कैल्सीफेरॉल कहलाता है। बताएं आप लोग, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। कैल्सीफेरॉल कहलाता है दोस्तों। अगर बात करते हैं कैल्सीफेरॉल, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? हाँ, वह क्या होगा आपका? डी नंबर दोस्तों, विटामिन डी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन, तो विटामिन की जो खोज है दोस्तों वह किसने किया था? विटामिन की जो खोज है दोस्तों वह किसने किया था? तो विटामिन की जो खोज है दोस्तों वह किसने किया था? NI लूनिन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? NI लूनिन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? NI लूनिन ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन शब्द किसने दिया, तो दोस्तों विटामिन शब्द किसने दिया? तो विटामिन शब्द किसने दिया दोस्तों? सी फंक ने दिया। किसने दोस्तों? सी फंक ने विटामिन शब्द दिया। सी फंक ने दोस्तों क्या किया? सी फंक ने विटामिन शब्द दिया। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन का नामकरण, तो दोस्तों जो विटामिन का नामकरण हुआ है वह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, विटामिन का जो नामकरण है दोस्तों वह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, जैसा कि आप देख रहे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के अक्षरों के अनुसार इसका नामकरण हुआ है।
विटामिन का जो नामकरण है दोस्तों वह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों जैसा कि आप देख रहे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के अक्षरों के अनुसार हुआ है। विटामिन का जो नामकरण है दोस्तों वह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ए बी सी डी ई के अक्षरों के अनुसार हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट को जानते हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो दोस्तों विटामिन को जो घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है कमेंट करें आप सभी लोग। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों अगर बात करते हैं विटामिन, तो विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, घुलनशीलता के आधार पर दोस्तों विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका होता है दोस्तों क्या, जल में घुलनशील, क्या होता है दोस्तों, जल में। एक आपका क्या होता है दोस्तों, वसा में घुलनशील। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों, तो विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है, तो जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है दोस्तों, जल में जो घुलनशील विटामिन है दोस्तों वह कौन कौन सी है, तो वह दोस्तों आपकी विटामिन बी और विटामिन सी है। कौन कौन सी विटामिन है दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन क्या है दोस्तों, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। ये दोनों विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील हैं। ठीक है दोस्तों, और वसा में जो घुलनशील है विटामिन वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, कौन कौन सी होती है, ए विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के। ये विटामिन क्या है दोस्तों, ये विटामिन आपकी वसा में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या है दोस्तों, ये विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम लोग विटामिन की कमी से प्रमुख रोगों को जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन की कमी से रोग, तो मानव में कौन कौन से विटामिन की कमी से रोग होता है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या है दोस्तों ट्रिक क्या है, र बे पे इश्क शू ना। क्या है दोस्तों, र बे पे इश्क शू ना, और लास्ट में क्या है दोस्तों, रुधिर का थक्का ना बनना, रुधिर का थक्का ना बनना। ठीक है दोस्तों, क्या है, रुधिर का थक्का, क्या है दोस्तों ट्रिक, र बे पे इश्क शू ना, रुधिर का थक्का ना बनना। ठीक है दोस्तों, यहाँ ट्रिक है, क्या है दोस्तों, रुधिर का थक्का ना बनना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों र से, तो र से यहाँ पे विटामिन ए को बैठाएंगे, और दोस्तों यहाँ पे विटामिन बी को बैठाएंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे विटामिन बी को बैठाएंगे। यहाँ पे किस विटामिन को बैठाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे विटामिन किसको बैठाएंगे, विटामिन बी को बैठाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किस विटामिन को बैठाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे विटामिन बी को बैठाएंगे, और यहाँ पे दोस्तों विटामिन सी को बैठाएंगे, और यहाँ पे दोस्तों विटामिन डी को बैठाएंगे, और यहाँ पे दोस्तों विटामिन ई को बैठाएंगे, और यहाँ पे विटामिन, सॉरी दोस्तों गड़बड़ा गया, कहाँ पे गड़बड़ हो गया देखें, फिर से एक बार बताते हैं। देखें यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों, हाँ एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे विटामिन ए बैठेगी दोस्तों, यहाँ पे विटामिन बी1 बैठेगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे विटामिन बी5, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे विटामिन सी बैठेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी विटामिन सी, और यहाँ पे विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे विटामिन ई बैठेगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे रुधिर का थक्का न बनना, यहाँ पे विटामिन के है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों
कि विटामिन ए, तो देखें दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे विटामिन ए है, विटामिन ए तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे देखें विटामिन B1 बे, तो बे से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे विटामिन B5, तो विटामिन B5 पे लिखा हुआ है, तो पे से क्या बनेगा दोस्तों? पेलाग्रा। कौन सा रोग होता है दोस्तों? पेलाग्रा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों, हाँ आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको मिटाऊंगा, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग दोस्तों ले लें। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग कहाँ पे चलेंगे? विटामिन, हम लोगों ने सी तक देख लिया, बी तक देख लिया था, B5 तक क्या ट्रिक थी दोस्तों? एक बार हम पुनः लिखते हैं, रा बे पे इश्क शू ना, रुधिर का थक्का ना बनना। लास्ट में क्या था दोस्तों? रुधिर का थक्का ना बनना। ठीक है दोस्तों, क्या था लास्ट में ट्रिक? रुधिर का थक्का ना बनना। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट में ट्रिक थी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप विटामिन ए, यहाँ विटामिन B1, यहाँ विटामिन B5, यहाँ विटामिन आपकी C, यहाँ विटामिन आपकी D, यहाँ विटामिन आपकी E, और इधर आपकी विटामिन K। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से मैंने क्या बताया दोस्तों? रतौंधी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B1 की कमी से तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। और विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। मानव में कौन सा रोग होता है दोस्तों? सूखा रोग होता है, जिसे हम रिकेट्स भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों विटामिन ई की कमी से, तो ना से क्या बनता है दोस्तों? नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी। और दोस्तों हाँ, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि विटामिन के, तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का ना बनना। कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का ना बनना। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8, एस्कॉर्बिक अम्ल है प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। कमेंट करें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों एस्कॉर्बिक जो अम्ल है यह क्या है दोस्तों? विटामिन है। क्या है दोस्तों? विटामिन। ठीक है, चलिए, और यह क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है दोस्तों? थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल की एडेनिन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है दोस्तों? बताएं, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल की एडेनिन। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर? कमेंट करें आप सभी लोग। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है दोस्तों? तो डीएनए में जो क्षारक होता है दोस्तों वह कौन सा नहीं होता? आपका यूरेसिल नहीं होता। कौन सा नहीं होता दोस्तों? यूरेसिल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्या है दोस्तों? आरएनए में उपस्थित क्षारक है। क्या पूछा गया दोस्तों आपसे? आरएनए में उपस्थित क्षारक है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमिन। ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमिन तथा यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, यूरेसिल की आपका चौथा नंबर दोस्तों एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें दोस्तों। तो आप सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? हाँ दोस्तों, क्या होगा? आरएनए में उपस्थित क्षारक क्या होता है दोस्तों? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल। ठीक है दोस्तों, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल यह क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजनी क्षार आपका आरएनए में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है क्या होगा दोस्तों? विटामिन सी का, विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन B5 का एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। बताएं दोस्तों किसका नाम है, किस विटामिन का नाम है? अभी मैंने आपको इसी क्लास में बताया दोस्तों। बताएं आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है, किसका नाम है दोस्तों? बताएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों एस्कॉर्बिक जो अम्ल है वह किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक जो अम्ल है दोस्तों यह किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी का। किस विटामिन का नाम है दोस्तों? विटामिन सी का। किस विटामिन का नाम है दोस्तों? विटामिन सी का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी आप सभी लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।